तो लास्ट सेशन में बात की गई थी कंस्ट्रक्टर की, है ना। कंस्ट्रक्टर हम पूरा समझ लिए थे, कंसेप्ट में कंस्ट्रक्टर की बात हुई थी। और देन कल के सेशन में हम लोगों ने प्रोजेक्ट पे काम किया था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि चाहे आप इसको एक दिन में समझ लो या 3 दिन में समझ लो या एक हफ्ते में समझ लो, पर इसको समझ लेना। आगे के कंसेप्ट जो आज हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसमें इस प्रोजेक्ट का कोई भी कंसेप्ट यूज नहीं होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो कंस्ट्रक्टर जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो उसमें आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। इनकैप्सुलेशन जो पढ़ा था उसमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और ये प्रोजेक्ट एक प्रैक्टिस का पार्ट है जो कि आपको कंटिन्यूअसली करते रहना है, स्लोली स्लोली चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। चलिए, तो क्या कंसेप्ट शुरू किया जाए भाई आज। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिस कीवर्ड की। सबसे पहले बात होगी दिस, टी लोअर केस में होगा ऑब्वियसली, दिस कीवर्ड की। दिस एक कीवर्ड होता है जावा में, ठीक है। दिस क्या होता है, एक कीवर्ड होता है जावा में, ठीक है। कीवर्ड, जब भी कोई कीवर्ड आप देखो लोअर केस अल्फाबेट में होते हैं, ठीक है। दिस कीवर्ड को हमने अभी तक आपको यही समझाया था कि दिस कीवर्ड से हम लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। जैसा कि मैं इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा। एक एम्प्लॉय है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल है, इंट प्राइवेट कर लेता हूँ मैं, प्राइवेट प्राइवेट इंट ए इज इक्वल टू 1000, है ना। और एक हमारे पास मेथड है पब्लिक वॉइड, और इसका नाम रख लेते हैं टेस्ट, एक मेथड है। एंड यहाँ पे है सिस आउट ए, ठीक है। और यहाँ पे भी है इंट ए इज इक्वल टू 100, ठीक है। ये हो गया क्लास, इसको हम साइड कर लेते हैं, लॉन्च ओपन कर लेते हैं पहले, इसको साइड में कर लेते हैं। और हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय का टेस्ट मेथड कॉल किया। क्या आएगा आउटपुट टेस्ट कॉल करने पे? 100। 100 आएगा, है ना। लोकल वेरिएबल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, हम जानते हैं। और अगर मुझे इंस्टेंस प्रिंट करना है तो दिस डॉट ए। दिस डॉट है, ठीक है। यही हमने आपको बताया था दिस कीवर्ड के बारे में। लेकिन ये होता कैसे है, ये तो बात हो गई ना रटने वाली, कि भाई लोकल वेरिएबल को प्रिंट करना है तो बिना कुछ किए कर दो, इंस्टेंस को करना है तो दिस लिख दो। ठीक है, समझने के लिए सही है, लेकिन एक तरीके से मतलब बिहाइंड द सीन आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। बस आपने जान लिया कि भाई लोकल प्रिंट करना है तो बिना कुछ के, इंस्टेंस प्रिंट करना है तो दिस के, ठीक है। इतना हमने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको एक लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल में काम करने में आसानी हो जाए। अब चूंकि आप लोकल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल ये सब चीजें अच्छे से समझते हो, तो अब हम लोग दिस कीवर्ड के अंदर जाकर के चीजों को समझ सकते हैं। दिस कीवर्ड को समझाने से पहले मैं इस वेरिएबल को, सॉरी हाँ, इस इंस्टेंस वेरिएबल को पब्लिक कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चेक कर लें हो रही ना, हाँ। इसको हमने क्या कर लिया सॉरी, पब्लिक कर दिया। अब ये मेथड भी पब्लिक है, मैं इनफैक्ट यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। ये मेथड भी पब्लिक है, ठीक है। और इंस्टेंस वेरिएबल भी पब्लिक है, दोनों भी पब्लिक है। तो लॉन्च के मेन में से क्या सिर्फ हम मेथड को ही कॉल कर सकते हैं या इसको भी हम यहां से एक्सेस कर सकते हैं? मेथड तो देखो कॉल होता है, लेकिन वेरिएबल है एक्सेस होता है। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या इस वेरिएबल को, इस इंस्टेंस वेरिएबल को मैं मेन के अंदर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं? यस सर। सब लोग का जवाब यस है या कोई नो यस वाला सर, भी है? यस यस सर। ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो। कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है, तो ऑब्जेक्ट तो बना ही हुआ है। आइए हम डायरेक्ट उसको एक्सेस करते हैं। डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकते हैं सिस आउट में। सिस आउट यस आपने सर। कर लिया,
एम्प्लॉय डॉट ए, ये देखिए, और यहाँ पे आपको 1000 आउटपुट मिल जाएगा। पता ये चला कि भाई मेथड हो चाहे इंस्टेंस वेरिएबल, एक क्लास का मेथड हो चाहे इंस्टेंस वेरिएबल, उसको हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर मेरे पास एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, एम्प्लॉय क्लास का अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो आई कैन एक्सेस मेथड ऑल्सो, आई कैन एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल ऑल्सो। अब इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई पब्लिक है कि प्राइवेट है, उस पर भी डिपेंड करेगा। प्राइवेट है तो नहीं कर सकते हैं, है ना, तो हम पब्लिक प्राइवेट में नहीं जा रहे हैं, हम बस ये समझते हैं कि कर सकते हैं या नहीं है, तो जवाब है हाँ कर सकते हैं भाई, अगर पब्लिक है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कर सकता हूं। ये बड़ी कमाल की चीज हमें समझ में आई यहाँ पे। अच्छा, अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे लोकली, मेरे पास लोकली यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 100 भी है, ठीक है, और मैंने टेस्ट के अंदर सिस आउट किया है ए, ठीक है, सिस आउट किया है ए। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उसके इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस है, मतलब यही ऑब्जेक्ट ही हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो हम उसके रेफरेंस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इफ इट इज पब्लिक। ठीक है, चलो इसको कमेंट कर लेते हैं और हम डायरेक्ट टेस्ट को चलाते हैं, एम्प्लॉय डॉट टेस्ट। अब टेस्ट में भाई हमने ए प्रिंट किया है तो भाई 100 आएगा। अब अगर मुझे ये वाला प्रिंट करना है तो क्या मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसको एक्सेस कर सकता हूँ? यस सर, कर सकते हैं। तो हमने बनाया न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर उसके मेथड में फिर से एम्प्लॉय क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये हमने बना दिया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया। और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड दोनों कॉल हो सकता है। अगर हम मेथड कॉल कर दें तो क्या होगा? लूप में फंस जाएगा। लूप में फंस जाएगा। बहुत सारा ऑब्जेक्ट भाई, टेस्ट चलेगा, एम्प्लॉय का फिर से टेस्ट चला, फिर एक ऑब्जेक्ट बना एम्प्लॉय का फिर से टेस्ट चला, तो ये हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम सेस आउट कर लेते हैं और हमने कर लिया एम्प्लॉय डॉट ए। देखिए भाई, अगर मेरे को लोकल वेरिएबल प्रिंट करना है तो मैं डायरेक्ट ए प्रिंट कर लूंगा। अगर मुझे इंस्टेंस करना है तो मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से कर लूंगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले में आएगा 100, दूसरे में आएगा 1000। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये वाला एम्प्लॉय क्लास जो है वो कितनी बार मेमोरी में लोड हुआ, कितनी बार 2 इसकी बार, मेमोरी एलोकेशन हुई? 2 बार। 2 बार। एक बार आपने यहाँ पे कर दिया और जब यहाँ पे करके टेस्ट मेथड में गए आप, तो जस्ट एक वेरिएबल को कॉल करने के लिए, जस्ट टू एक्सेस अ वेरिएबल, आपने फिर से एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया, फिर से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का ए आप एक्सेस कर रहे हो। ये सही अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है किसी सेंस में ऐसी जरूरत पड़ जाए, बट जनरली अगर हम देखें कि हमें भाई हमें इस ए को एक्सेस अगर करना है तो मैं होल क्लास को वापस से फिर से मेमोरी में क्यों डालूंगा? सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। प्रशांत? सर इसको मेथड के यस थ्रू सर। पास कर सकते हैं ना? हाँ वो तो हम करेंगे, अभी वो तो करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आई कि प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम क्या करें, हम यहाँ ऑब्जेक्ट ना बनाएं। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरी होल क्लास फिर से मेमोरी लेगी। ऑब्जेक्ट बनाने, नया ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय यही वाला ऑब्जेक्ट में लेके नहीं जा सकता हूँ उस टेस्ट में। यस सर। जस्ट आप क्या करें, इस रेफरेंस को यहाँ पास करें। ठीक है, इस रेफरेंस को आपने यहाँ पास किया, तो अब यहाँ पे टाइप क्या देना पड़ेगा?
एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एम्प्लॉय टाइप देना पड़ेगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय दे दिया आपने, और इस एम्प्लॉय से एक्सेस कर लें। अब देखिए कितना अच्छा नहीं हो गया। अब मैं ये लाइन हटा लेता हूँ। अब अगर मेरा एक लोकल वेरिएबल है, उसी नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल है, एंड इसको मैं प्राइवेट भी कर देता हूँ क्योंकि हम बाहर से एक्सेस कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको इंस्टेंस वाला प्रिंट करना है तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कर लें, और अगर लोकल वाला प्रिंट करना है तो डायरेक्ट कर लें, ठीक है ना। देखिए यहाँ रन करते हैं, हो गया 100,000। अब यहाँ पे ये हुआ कि ठीक है भाई साहब, अगर मैं किसी मेथड में वो ऑब्जेक्ट ले करके जाऊं जिस ऑब्जेक्ट को बना करके हम आ रहे हैं, आप मुझे बताइए इस टेस्ट मेथड में हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना के आ रहे हैं, यही एम्प्लॉय ना। अच्छा, ये वाला एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना के ही हम इस टेस्ट को कॉल कर पा रहे हैं ना। तो हम जब इस टेस्ट में आए तो साथ में अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करके लाएं। क्यों कैरी करके लाएं? क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट किया करना था, तो लोकल वाला डायरेक्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट से कर दिया। तो जावा ये बोलती है कि तुम्हारा तुम्हारा कंसर्न क्या है। तुम्हारा कंसर्न है ये है कि तुम्हें टेस्ट मेथड में सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। तुम्हारा कंसर्न यही है ना कि सेम ऑब्जेक्ट चाहिए, तुम सेम ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे हो और उस ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस वेरिएबल प्रिंट कर दे रहे हो। तो जावा कहती है कि तुम्हें अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना कि तुम्हें सेम ऑब्जेक्ट लेके आना पड़ रहा है जस्ट टू कॉल योर इंस्टेंस वेरिएबल, बिकॉज इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट पे कॉल होता है, तो तुम मत लेकर के आओ। हम तुम्हें एक कीवर्ड दे रहे हैं, उसको यूज कर लोगे तो तुम्हारे करंट क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं पहले। ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, जो हमारा मैनुअल वे बोल सकते हो, ठीक है। जावा इसी चीज को आसान करती है, बोलती है कि कोई जरूरत नहीं आपको लेके जाने की, कोई जरूरत नहीं आपको ऑब्जेक्ट लेके जाने की, ठीक है। अब भाई साहब ये जो ए है ये ऑब्जेक्ट पे ही चलता है ना, अच्छा, इंस्टेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट पे चलता है। तो अगर आप यहां दिस लिख देते हैं तो दिस मुझे वही ऑब्जेक्ट देती है जिस ऑब्जेक्ट को आप बना करके टेस्ट में आए थे। समझ में आया? टेस्ट मेथड में हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना के आए हैं, एम्प्लॉय का ये वाला ऑब्जेक्ट। तो यही वाला ऑब्जेक्ट बना के ही ना घुसे अंदर, बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्या टेस्ट के अंदर घुसा जा सकता था? नो सर। नहीं घुसा जा सकता। मतलब टेस्ट के अंदर अगर हम एंटर किए हैं तो हमने एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के आया है ना। हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, हम बना के ऑब्जेक्ट आए हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हम बना के टेस्ट में घुसे हैं ना, वही ऑब्जेक्ट ये दिस कीवर्ड हमें देता है। तो इसका मतलब दिस को आप समझ सकते हो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे इंस्टेंस वेरिएबल कॉल हो जाता है ना। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे मेथड भी कॉल हो जाता है, दिस डॉट टेस्ट। लो भाई, मेथड भी कॉल, रिकर्शन भी हो जाएगा। हालांकि सेम सेम क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट देना जरूरी नहीं है। जी अभिजीत कहिए। सर बोल रहे हैं दिस का उस क्लास से रिलेटेड जितना भी वेरिएबल और फंक्शन होगा उसको कॉल कर सकता है ना। हाँ, जो भी चीज ऑब्जेक्ट पे कॉल होती है वो सब चीज दिस पे कॉल होगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल कर सकते हैं तो दिस से मेथड भी कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से हम इंस्टेंस वेरिएबल कॉल कर सकते हैं तो दिस से इंस्टेंस वेरिएबल भी कॉल हो जाएगा। ऐसा है। मतलब करेंट क्लास का वेरिएबल और मेथड जिसमें करंट क्लास यूज। का नहीं, दिस आपको करंट क्लास की ऑब्जेक्ट देगी, अच्छा, विच तो ऑब्जेक्ट यू हैव क्रिएटेड एंड कम इनसाइड टेस्ट मेथड। ऐसा नहीं कि सर दिस जिसके अंदर यूज कर रहे हो उस क्लास का ऑब्जेक्ट देगा। नहीं, जिस भाई अब आप एम्प्लॉय क्लास के अंदर दिस को यूज कर रहे हो, हाँ सर। है ना। तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर आप दिस यूज कर रहे हो तो आप किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आओगे? हाँ, वो तो है सर। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आओगे उसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके तो सर। अगर आप एम्प्लॉय के अंदर दिस यूज कर रहे हो, ध्यान समझो, अगर आप एम्प्लॉय के अंदर दिस यूज कर रहे हो, है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट बना के आए होगे, हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट भी तो एम्प्लॉय का ही मिलेगा ना।
मतलब ये टेस्ट मेथड आप देखो, इसको कॉल आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किया होगा वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो भाई एम्प्लॉय का मेथड एम्प्लॉय के ही ऑब्जेक्ट बना के ना होगे। हाँ सर। तो ये दिस हमें करंट, इसे बोलते हैं करंट क्लास को ऑब्जेक्ट देता है। तो मैं अगर यहाँ पॉइंट लिख दूं कि ये करता क्या है, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ये मेन कंसेप्ट है दिस कीवर्ड का। अब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। करंट क्लास का अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, म्यूट कर लें, करंट क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट तो आप लेके भी जा सकते थे ना। कैसे हम लेके गए थे, अभी देखो यहाँ पे ये वाले में, क्या हम ऑब्जेक्ट लेके नहीं गए थे अपना। हाँ सर। तो जावा यही बोलते हैं कि लेके क्या जाने की जरूरत है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम आपको दे देते हैं, दिस यूज कर लो। तो आपका काम आसान हो गया, आपको यही ऑब्जेक्ट मिला सेम, बट उसके लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल भेजना, यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट करना, वो सब नहीं करना पड़ा, दिस से डायरेक्ट मिल गया। सेम ये दिस में। बोलिए। सर अगर मेथड को सर अगर स्टैटिक कर दो तो सर? स्टैटिक में मत जाइए ना, आप जो चीजें पहले से पढ़े हुए भूल के सेशन अटेंड कीजिए। ऐसे तो फिर अच्छा। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आगे के, फिर बाकी लोग कंफ्यूज होंगे। आप पुरानी सारी चीजें भूल जाइए। हालांकि आप पूछे तो बता दें, स्टैटिक में दिस यूज ही नहीं होगा, यू कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड इनसाइड स्टैटिक मेथड, बट वो चीजें इसलिए नहीं आएंगी होगा, बाद वो में। ऑब्जेक्ट पर डील कर रहा है दिस। हाँ, स्टैटिक और ऑब्जेक्ट में बहुत वो है ना, हाइड्रोफोबिक जैसा है। यस सर, यस सर। तो वो चीजें बाद में प्रशांत, जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसकी बात होगी। अभी इतने का ही क्वेश्चन कीजिए जितनी चीजें हम आपको समझा रहे हैं। आपके प्रीवियस कोई अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं तो उसको भूल के सेशन अटेंड करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके सर। हाँ अभिजीत कुछ पूछ रहे थे। तो बोल रहे थे कि वो दिस मेथड था, वो भी सेम फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रहा है ना, कौन सा दिस मेथड? जो आप बताए थे, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज करते थे फर्स्ट स्टेटमेंट में। नहीं वो मेथड नहीं है, कंस्ट्रक्टर कॉल है, हाँ वही। उसको कंस्ट्रक्टर कॉल बोलते हैं। तो हाँ उसका क्या पूछ रहे हो? वो भी सेम फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रहा है ना? नहीं सेम फंक्शनलिटी वर्क नहीं करेगा। दिस कंस्ट्रक्टर कॉल तो करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, ऑब्जेक्ट नहीं देता है आपको वो। अच्छा, तो सर करेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होगा जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना? हाँ तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट तो पहले ही कर देते थे ना, न्यू कीवर्ड का यूज करके। अच्छा हाँ। न्यू कीवर्ड यूज करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कंस्ट्रक्टर चला, हाँ ठीक है। अब फिर उस एक कंस्ट्रक्टर से और किसी कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है तो फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, दो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है ना, यही तो बात है। हाँ, वो तो सिर्फ ठीक है कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए यूज होता है। ठीक है सर। हाँ तो दिस जो कीवर्ड है विदाउट ब्रैकेट, ठीक है, इसका काम बस इतना ही है कि जिस मेथड में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो उस मेथड को आपने जो ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया होगा वही ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मतलब एम्प्लॉय के अंदर यूज करोगे तो एम्प्लॉय का वो ऑब्जेक्ट जो आप बना के आए थे, उसका फायदा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस वेरिएबल कॉल हो जाएगा, ये बेनिफिट है इसका। चलिए ये तो कंसेप्ट हो गया। देन बाकी पुरानी बातें जो हमने आपको बताई थी कि ये तो समझ गए, इट प्रोवाइड्स करंट क्लास ऑब्जेक्ट, जनरली it is used to differentiate between local and instance variable। जनरली लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, बताइए इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक पॉइंट और याद रखें, दिस कीवर्ड जो है इज ओनली, या ऐसे मैं बोलूं कि you can use this keyword inside both method and constructor, ठीक है। वही जो दिस कंस्ट्रक्टर कॉल था, क्या वो मेथड के अंदर यूज होगा? यस सर। नो सर, मेथड के अंदर से करते तो थे। नहीं सर, बस कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर, हाँ। कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, ये वाला होगा।
ये जो Yes. है ना, ये छोटकू भाई साहब कहाँ चले गए? ये सिर्फ ये मेथड में होगा, कंस्ट्रक्टर में भी होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल का काम होता है एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। तो ये वाला जो ऐसे वाला होता है ना, ये मेथड में यूज नहीं होता, सिर्फ कंस्ट्रक्टर में यूज होता है। Yes, sir. चलिए, ये तो हो गया दिस कीवर्ड का मामला जो कि हमें आपको बताना था। तो ये भी हम एक बार रन कर लेते हैं, आउटपुट तो सेम ही आएगा, वैसे रन क्या कर रहे हैं। चलिए इसको लगा लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ हमें याद नहीं करना है कि दिस इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड इंस्टेंस, हाउ, है ना, बिहाइंड द सीन भी समझना है। तो दिस हमें करंट क्लास का ऑब्जेक्ट दे रही है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट दे दी तो काम खत्म ना, ऑब्जेक्ट पे हम चला सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि प्राइवेट है तो इनसाइड द क्लास तो एक्सेस होता ही है, तो कर ले रहे हैं, ऐसा है। चलो अब आते हैं हम लोग अपने आज के मेन कंसेप्ट है। ये तो छोटा सा कंसेप्ट था जो कि बचा हुआ था हमारा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग वापस से ऊप्स। क्या हो रहा है, जगह खत्म हो गई यार, नोट्स बहुत ज्यादा पेज का हो गया है क्या? देखिए तो कितना पेज भाग गया ये। एक 113 पे हम लोग हैं शायद, सेट वेट करना पड़ेगा सही से। चलो वो सब कर लेना आप लोग अपने हिसाब से, वेब लेआउट पे हम कर रहे थे ना। चलो ठीक है, हेडिंग डालता हूं मैं, इन इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इन जावा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये ऊप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऊप का एक पिलर है, पिलर ऑफ ऊप, ठीक है। पिलर ऑफ ऊप। इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। पहले, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जावा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स हैं, वो सारे कंसेप्ट्स रियल वर्ल्ड से ही उठाए गए हैं, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट्स रियल वर्ल्ड से उठाए गए हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, सॉरी कंसेप्ट, हाँ, अगर रियल वर्ल्ड से उठाए गए हैं तो क्या बेनिफिट होता है, समझना आसान होता Easy है। to understand. easy to हाँ, understand. तो ऊप्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो रियल वर्ल्ड से उठाए गए हैं। तो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द, या मैं ऐसे लिखूं, द concept inheritance is also taken from the real world। तो रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस हम कहाँ देखते हैं, जनरली रिश्ते नातों में, है ना, कि कोई पेरेंट, मतलब चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट की के एट्रीब्यूट्स, पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। देखा होगा आपने कि भाई बच्चे अपने बाप जैसे या माँ जैसे दिखते हैं, आंखें मिलती हैं, नाक मिलती है, ठीक है, ये सब चीजें आपने देखा होगा। इनहेरिटेंस का फायदा क्या है, एक बड़ा बेनिफिट है इनहेरिटेंस का, समझो। मान लो किसी किसी के पापा हैं, ठीक है, अब आप जो भी बोलो, पापा बोलो, बाबा बोलो, कुछ भी बोलो, अब वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग है, एकदम दमदार है, बॉडी बिल्डर है तगड़े से एकदम। तो जो उनका चाइल्ड होगा ना, बहुत, या पापा मम्मा दोनों ले लो, ठीक है, मम्मा, ठीक है, तो पापा मम्मा दोनों ही एकदम स्ट्रांग है, हेवी है एकदम। तो उनका जो चाइल्ड होगा ना, उसको विरासत में, इनहेरिटेंस को हिंदी में विरासत बोलते हैं ना, Yes, sir. तो उसको विरासत में एक एक डिसेंट बॉडी मिल जाएगी, उसको बनाना नहीं पड़ेगा जिम में जाके, उसको प्रोटीन शेक ये वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हट्टा कट्टा दमदार रहेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उतनी बॉडी बनाना उनका सपना रह जाता है कि काश मेरी बॉडी ऐसी बन जाए, मार मेहनत करेंगे पर बन नहीं पाती है, डिसिप्लिन बहुत चाहिए होता है। सो इनहेरिटेंस का एक फायदा हमें ये दिखता है कि हमें, मतलब विदाउट एफर्ट
बिना एफर्ट डाले हमें बहुत सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। किसी के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, दिमाग अच्छा है, बच्चे का दिमाग अपने आप अच्छा है। जिसका बच्चे का दिमाग अच्छा नहीं है, मार उसको नमक खिला रहे हैं, शहद खिला रहे हैं, बादाम का तेल पिला रहे हैं, पर वो है वैसे का ठप्पू है। बहुत मेहनत, लेकिन किसी को कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, अपने आप विरासत में चीजें मिल जाती हैं। तो इनहेरिटेंस का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि विदाउट एफर्ट आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। यही एक चीज है, मतलब आप बोल सकते हैं कि बनी बनाई चीज मिल जाना विरासत में। अब ऐसा ही कुछ होता है कोडिंग में, ठीक है। कोडिंग में इनहेरिटेंस कैसे काम करेगा, रियल वर्ल्ड से लिया गया है तो पेरेंट चाइल्ड वाला कंसेप्ट तो होगा यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा होता है, मैं पेंट ओपन कर देता हूँ। मान लो आपने एक क्लास बनाया, बहुत ध्यान समझना, एक आपने क्लास बनाया है, ठीक है। एंड ये क्लास मान लीजिए इसका नाम है क्रिकेटर, ठीक है, क्रिकेटर, ठीक है। और इस या क्रिकेटर में न करके इसको कर लेता हूँ 1+1+CE3, है ना। ये मेरा पुराना फोन है 1+CE3। अब 1+CE3 के अंदर, भाई 1+CE3 के अंदर कुछ के लिए कुछ कोडिंग की गई होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक किया गया होगा कैमरा के लिए, कुछ कैमरा का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। इसी तरह मान लो कैमरा का सॉफ्टवेयर होगा, इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, या सॉफ्टवेयर स्टैक बोल सकते हो, हालांकि लोग उसको ओएस बोलते हैं तो मैं लिख देता हूँ ओएस होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसी तरह और क्या हो सकता है भाई साहब, ड्राइवर्स हो सकते हैं, ठीक है। एन नंबर ऑफ ड्राइवर इंस्टॉल हो सकते हैं, कैमरा हो सकता है, सेंसर्स हो सकते हैं, कई सारे सेंसर्स होते हैं, डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, डिस्प्ले का भी कुछ हो सकता है, ऐसा डिस्प्ले वैसा, फिंगरप्रिंट हो सकता है, फिंगरप्रिंट। अब ध्यान समझना, मान लो कि कोई क्लाइंट है, ठीक है, कोई क्लाइंट है, और क्लाइंट ने बोला कि भाई साहब, कंपनी में आया, CLIENT ना, हाँ, कोई कंपनी में आया, क्लाइंट बोला कि यार मुझे एक एक फोन बनवाना है, ठीक है भाई, क्या क्या फीचर चाहिए, तो मुझे भाई कैमरे में ये फीचर चाहिए, वो फीचर चाहिए, ऐसा वैसा चाहिए, ठीक है। अब ये क्लाइंट भी हो सकता है, या हो सकता है कि वन प्लस की टीम हो सकती है ना। वन प्लस की टीम हो सकती है कि चलो यार एक फोन बनाते हैं जिसमें ये फीचर रखते हैं, अच्छा बिकेगा, ऐसा ही होता है ना। ऐसा कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि यार मार्केट में गेमिंग आजकल लड़के लौंडे ज्यादा कर रहे हैं, और लड़कियां बहुत सेल्फी वेल्फी ले रही हैं, चलो बढ़िया डिसेंट कैमरा दे दो और अच्छा प्रोसेसर दे दो, सब खुश हो जाएंगे। तो बनाया, एक फोन बनाया, चलो प्राइस रखा इसका मान लो 19,000। अब होता क्या है कि अब जब OnePlus C3 बनाया गया होगा, उसके जब सॉफ्टवेयर बनाए गए होंगे, तो ये कोड तो होगा ही उनके पास, एकदम रेडी होगा ये कोड। अब बारी आई कि यार लोग इस फोन से बोर हो गए, तो अब OnePlus वाले ने क्या सोचा कि चलो यार अब एक नया फोन डिजाइन किया जाए, एक अपग्रेडेड वर्जन। तो इसने क्या बनाया, OnePlus C4 बना दिया। देखो चालाकी देखना कंपनी की, OnePlus CE4। अब इसमें ये क्या बोलेंगे कि भाई साहब इसमें हम पिछले बार से अच्छा कैमरा दे रहे हैं। चलो भाई ठीक है, कैमरा आप अच्छा दे रहे हो, कैमरा X दे रहे हो आप, चलो ओएस वही है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई चेंज है नहीं, ड्राइवर में कोई चेंज है नहीं, ठीक है, सेंसर्स में कोई चेंज है नहीं, है ना, डिस्प्ले में भी कोई चेंज है नहीं, फिंगरप्रिंट सेंसर में भी कोई चेंज नहीं है। लो भाई, फिंगरप्रिंट में भी कोई चेंज नहीं, क्या अपग्रेड किया गया, सिर्फ कैमरा, और एक मान लो प्रोसेसर भी यहाँ पे है, प्रोसेसर। तो कैमरा और प्रोसेसर को अपग्रेड किया गया। तो क्या बोला गया, OnePlus C4 की मार्केटिंग कैसे की कि हमने एक नया फोन लॉन्च किया है जिसमें ये प्रोसेसर है, ये कैमरा है, ये सेंसर है, ये ओएस है, फलाना ढिकाना, पूरा एकदम अच्छे से हमने बनाया है। जबकि
हुआ कैसा होगा पता है आपको? पहले से उनके पास कोड बेस रेडी होगा। वो क्या करेंगे, ये 1+C3 को एक्सटेंड कर लिया जाएगा। मतलब ये जितने भी कोड पहले से लिखे हुए हैं, इस कोड एक की मान लो एक क्लास में लिखे गए हैं, मान लो ये क्लास में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस क्लास को बोला जाएगा पेरेंट क्लास। ये क्लास हो गई पेरेंट क्लास, ठीक है, पेरेंट क्लास। अब आप सोचिए कि जो 1+C4 में जो ये क्लास है, इसके ही सारे आइटम चाहिए ना, यस सर। उसके ही सारे आइटम चाहिए भाई, जो ऊपर है वही नीचे चाहिए। कुछ चीजें एडिशनली हमें ऐड करना है, जैसे कैमरा X करना है और प्रोसेसर को Y करना है। ये दो चीजें में अपग्रेड करना है, बाकी कोड तो सेम है। तो किया क्या जाएगा, इस वाली क्लास को, ये जो आपकी क्लास है, ठीक है, ये जो आपकी क्लास है 1+C4 के लिए जो क्लास बनी होगी, इसको बना दिया जाएगा चाइल्ड। किसकी? 1+C3 की। जैसे ही हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास की चाइल्ड बनाते हैं, ध्यान सुनना, जैसे ही हम एक क्लास को किसी दूसरे क्लास की चाइल्ड बनाते हैं, उसका पूरा कोड, ये जो पूरा कोड है ना, ये उठ करके एज इट इज यहां पे आ जाता है बिना लिखे। लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आ गया। अब उसमें हमने कैमरा वाले को चेंज कर दिया कोड को, ठीक है, कैमरा वाले को चेंज कर दिया थोड़ा सा स्लाइटली, हम उसमें नया फीचर ऐड ऑन कर दिए, प्रोसेसर में थोड़ा नया फीचर ऐड ऑन कर दिए, ठीक है। बाकी चीज पे तो मेहनत नहीं करना पड़ा ना, बताएं भाई। यस सर। तो 1+C3 में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, 19,000 दाम। 1+C4 में कम मेहनत करनी पड़ी, दाम रख दिए 23,000। टाइम भी इसमें कम लगा होगा, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है, टीम ऑलरेडी काम कर चुकी है, ठीक है, सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है। करना क्या है, बस कुछ चीजें अपग्रेड तो करनी है, दाम आप बढ़ा दे रहे हो, ठीक है, कैमरा बढ़ा रहे हो, सेंसर्स होंगे कैमरे के, कॉस्टली थोड़े हो सकते हैं, प्रोसेसर थोड़े कॉस्टली हो सकते हैं, बट जो मेहनत है डेवलपर्स की, ये तो सेम है ना यार, ये तो आपने एक्सटेंड कर लिया। तो यही होता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हम क्या क्या यहाँ क्या क्या हमने किया कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी, कोड लिखे लिखाए कोड को हम रीयूज कर पाते हैं। इनहेरिटेंस हमें ये बेनिफिट देता है। और क्या बेनिफिट दिया? एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी ना, हाँ, एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब यह हुआ कि भाई पुराना जो कोड बेस है, उस कोड बेस में आपने कुछ चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन कर दी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। या हो सकता है कि 1+C4 में एक नया मेथड आपने ऐड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल कॉल रिकॉर्डिंग का। मान लो यार, हमें याद नहीं, हमने कभी कॉल रिकॉर्ड नहीं किया, मान लो कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ट पहले नहीं आता था, अब दे रहा है। या कंपास ले लो, ठीक है, या चलो ठीक, कॉल रिकॉर्डिंग चार्जर सर। चार्जर तो हाँ, चार्जर अपग्रेड किया हुआ है, लेकिन चार्जर तो पहले भी मिलता था ना, 80 वाट, अब 100 वाट मिलता है। चलो मान लो, ऐसे में एकदम रियल टाइम में रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कि कोई एक्स्ट्रा मेथड ऐड कर दिया गया। तो जब कोई एक्स्ट्रा मेथड ऐड ऑन किया गया, बाकी कोड बेस सेम मिल गया, कुछ कोड बेस में आपने थोड़ी चीजें ओवरराइड कर दी और एक नया मेथड डाल दिया, तो आपको मेहनत कितनी चीजों पे करनी पड़ी? अगर आप ध्यान से देखो तो मेहनत आपको कैमरा पे, प्रोसेसर पे और कॉल रिकॉर्डिंग पे करनी ना, बाकी ये तो पूरा ही मिल गया अपने से। तो इसको बोलते जी हैं सर। हम एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। तो ये दो बेनिफिट आपको मिलता है, कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी से पता क्या होता है? इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कंपनी में, कंपनी का मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। प्रॉफिटेबल, इट मेक्स कंपनी प्रॉफिटेबल। कैसे प्रॉफिटेबल होगा, ध्यान समझो। 1+C3 को स्क्रैच से डिजाइन किया गया है, डेवलपर्स को हायर किया गया होगा, ठीक है, इसमें क्या हुआ होगा, डेवलपर्स को हायर किया गया होगा।
डेवलपर्स ने पूरा अच्छे से काम किया, मान लो 1 ईयर काम किया। कितने डेवलपर्स ने काम किया? मान लो 10, सपोज कर लो 10 डेवलपर्स ने 1 साल काम किया। एक डेवलपर का अगर पैकेज मान लो है 20 LPA का, है ना, तो 10 डेवलपर का कितना हो गया टोटल? हाँ भाई, 2 करोड़। हाँ 200 लाख मतलब 2 करोड़। तो साल भर में 2 करोड़ का खर्चा आया। और यहाँ पे भाई ज्यादा काम ही नहीं करना है, थोड़ी चीजें ऐड करनी है। 1 साल क्या, ये तो भाई सारा काम पहले से है, तो शायद 3 महीने में काम हो जाएगा। 3 महीने में, बाकी चीज तो लिखी लिखाई है, 3 महीने का खेल है पूरा। तो 3 महीने का जब खेल है तो 4 गुना कम हो गया ना, अच्छा, है ना, तो ये डिवाइड बाई 4 हो गया आपका कॉस्ट। तो इस तरीके से जब भी जहां भी कोड बेस कम होगा, जो भी कंसेप्ट लाइन ऑफ कोड को कम करती है, इसका मतलब डेवलपर्स का टाइम कम खर्च होगा। डेवलपर्स का टाइम कम खर्च होगा तो कम समय में वो ज्यादा काम करेगा, कम समय में ज्यादा काम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, है ना। तो ये प्रॉफिटेबल कंसेप्ट माना जाता है इनहेरिटेंस। इसी तरह आगे आप पढ़ोगे बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत स्प्रिंग बूट वगैरह है जो इतना लाइन ऑफ कोड कम कर देती है, इसलिए कंपनी उसको यूज करती है। कंपनी को सब कुछ जल्दी चाहिए भाई साहब, रेडी रेडी चाहिए, फटाफट से रेडी चाहिए सारी चीजें। तो ये है इनहेरिटेंस, हमने आपको बिल्कुल एक रियल टाइम एग्जांपल से इनहेरिटेंस समझाया, ठीक है। इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हमने बाकी लिख दिया है कोड रीयूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ इनहेरि, या फिर इससे पहले मैं एक डेफिनेशन लिख दूं, है ना, इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई? इन जावा इनहेरिटेंस इज अ कंसेप्ट भी बोल सकते हो या मैकेनिज्म भी बोल सकते हो, जो भी बोलो आप इसको, मैकेनिज्म in which one one object, ध्यान रहे, one object can inherit all the properties या all the methods and attributes of a parent object। ये होता है, मतलब इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट इनहेरिट करता है। वन ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट ऑल द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पेरेंट क्लास। एट्रीब्यूट्स मतलब यहाँ पे क्या होगा? सर उसकी प्रॉपर्टी सर। फील्ड वेरिएबल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर किसी पेरेंट ऑब्जेक्ट की मेथड या एट्रीब्यूट्स, या इसको आप ये भी बोल सकते हो, मेथड एट्रीब्यूट्स के जगह ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ ब्रैकेट में कहाँ चला गया, लाइन आगे जाओ, हाँ, मेथड एट्रीब्यूट्स की जगह, या फिर ऐसा ना करके यार ऐसा कर देते हैं, इनहेरिट ऑल द, या कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, 2 बार लिख देते हैं, क्या जाता है, ठीक है। तो इन जावा इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट मेथड एंड एट्रीब्यूट्स की जगह आप लिख सकते हो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? मेथड। हाँ, हमें बताया था मेथड्स ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कौन बताते हैं? मेथड। प्रॉपर्टीज फील्ड्स हो गई, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फील्ड्स या इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो ये डेफिनेशन भी आप यूज कर सकते हो, या ऊपर वाला भी यूज कर सकते हो, या अपना भी आप बना सकते हो इससे रिलेटेड डेफिनेशन, कोई हर्ज की बात नहीं है। कंसेप्ट ये समझना है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज को
बिहेवियर्स को अगर इनहेरिट करे, इसी मैकेनिज्म को, इसी कंसेप्ट को जावा के अंदर इनहेरिटेंस बोला जाता है। बेनिफिट क्या है, हमने आपको यहीं पेंट में बता दिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट पेरेंट ऑब्जेक्ट के मेथड्स को, इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर इनहेरिट करेगा तो चाइल्ड क्लास में कोड नहीं लिखना पड़ेगा, लिखा लिखाया कोड आ जाएगा, मतलब कोड रीयूज हो जाएगा, कोड रीयूजेबिलिटी हमें देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। अगर मान लो ऐसा मैं बोलूं कि अगर मेरा पेरेंट जो है, ठीक है, या ऐसा समझ लो कि एक कंसेप्ट समझो कि जो मेरा चाइल्ड क्लास होता है, ठीक है, चाइल्ड क्लास वो हमेशा अपने पेरेंट क्लास के टाइप का होता है। ठीक है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, एक लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे कि चाइल्ड क्लास इज अ टाइप ऑफ द पेरेंट क्लास। क्या मतलब हुआ भाई, चाइल्ड क्लास पेरेंट के टाइप का होता है? इसको रियल वर्ल्ड में अगर हम आपको समझाएं तो ऐसा समझ लो कि भाई अगर मान लो कि पेरेंट है, ठीक है, अगर पेरेंट मान लो कि राजपूत है, पेरेंट अगर मान लो पटेल है, पेरेंट मान लो खान है, पठान है, तो उसका चाइल्ड भी वही रहेगा ना, ऐसा है ना। तो चाइल्ड का टाइप हमेशा पेरेंट्स है, या फिर अगर इसमें नहीं देखना तो ऐसे देख लो, पेरेंट अगर रिच है तो चाइल्ड भी रिच रहेगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ द पेरेंट क्लास। चाइल्ड हमेशा पेरेंट के टाइप का होगा, मतलब होगा क्या, वो बन जाएगा। अगर मैं किसी क्लास को किसी क्लास की चाइल्ड बना दूं तो चाइल्ड क्लास को हम पेरेंट के टाइप का बोल सकते हैं। अभी ये चीज जो है, ये अभी मैं प्रैक्टिकल करूंगा ना और ज्यादा समझ में आएगी। मैंने अभी इसको क्यों बताया मैंने अभी इसको, ये समझाने के लिए कि इनहेरिटेंस को एक और नाम से जाना जाता है जावा में। इनहेरिटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ रिलेशनशिप। इज अ रिलेशनशिप, इज अ, अब देखिए चाइल्ड इज अ, है ना, चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट। तो इनहेरिटेंस जब भी आप करते हैं तो इज अ रिलेशनशिप बन जाती है। हमने मेरे पास एक हम ऐसा करते हैं, मेरे पास एक क्लास है कार नाम की, ये मेरी क्लास है कार नाम की, ठीक है, कार, और इसकी एक चाइल्ड क्लास है, मैं कार का कन्वेंशन गलत लिख दिया, सी अपर ए छोटा होना चाहिए ना। एक कार नाम की क्लास है और इसकी एक चाइल्ड है, ठीक है, सपोज BMW, है ना, या कोई इंडियन लेते हैं यार, कर्व, ठीक है ना, तो टाटा कर्व। तो अब ये बताइए कि कर्व क्या कार है या नहीं है? है। है ना। तो अगर ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करने के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करेंगे, प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कर्व कर्व इज अ टाइप ऑफ कार। कोई गलत बात है? नो सर। है ना। तो कर्व इज अ टाइप ऑफ, भाई चाइल्ड हमेशा पेरेंट के टाइप का होगा, तो हमेशा पेरेंट इनहेरिटेंस वहीं पे करना जहां पे बेस्ट सूटेड हो इनहेरिटेंस करना। अब एक कार क्लास, अब थोड़ा ध्यान देना, एक कार क्लास है, उसके अंदर एक आपने बनाया है मेथड, मान लो इंजन, ठीक है, इंजन। एक मेथड आपने बनाया है कार क्लास के अंदर, एक मेथड बनाया आपने, मान लो स्पीड, ठीक है, एक बनाया फ्यूल, ये मेथड है। तो अगर कर्व अगर इसकी चाइल्ड होगी
तो क्या ये मेथड इसके अंदर भी होगा? ऑटोमेटिक आ Yes, sir. जाएगा? जी सर। आ जाएगा। ठीक है, आ गया, क्योंकि भाई चाइल्ड है, पेरेंट की प्रॉपर्टीज चाइल्ड में आती है, पेरेंट के बिहेवियर चाइल्ड में आते हैं। तो यहां तो सही है भाई, ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक क्लास है कोल्ड ड्रिंक नाम की, मैं क्या कोल्ड ड्रिंक को कार की चाइल्ड बनाऊंगा? नो सर। No, sir. क्यों बनाऊंगा यार? तो ये आपको ध्यान देना है कि भाई इनहेरिटेंस वहां करो जहां पे भाई समझ में आए, है ना। लोमड़ी का बच्चा शेर नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स एक्सटेंड्स कार करने लगेंगे। सेंस बनना चाहिए, हाँ, किसी प्रोजेक्ट में आपके अगर सेंस बन रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो, तो एक तो यही हम समझेंगे कि आपने सिस्टम डिजाइन ही गलत किया है, फिर सॉफ्टवेयर ही, मतलब आपकी डिजाइन ही गड़बड़ है। अगर डिजाइन सही होगी, इसीलिए कंसेप्ट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सिस्टम डिजाइन का, पूरा सिस्टम डिजाइन होता है, ब्लूप्रिंट का एक तस्वुर होता है। पहले जब भी, ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर में डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाता है, पहले प्रॉपर वे में प्लानिंग होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर इंजीनियरिंग में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिखाया जाता है कि पहले ब्लूप्रिंट एनालिसिस करो, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करो, एनालिसिस करो, ब्लूप्रिंट वगैरह बनाओ, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सी क्लास किसकी चाइल्ड रहेगी, कौन किसका पेरेंट रहेगा। एवरीथिंग शुड बी रेडी बिफोर स्टार्ट कोडिंग। आपके पास पेपर पे ब्लूप्रिंट होना चाहिए, है ना। तो ये जो अगर हम इनहेरिटेंस करें भाई, टेक्निकली तो कर सकते हैं। जावा में ऐसा कोई नियम है क्या कि कोल्ड ड्रिंक क्लास का नाम होगा तो वो कार की चाइल्ड नहीं बन सकती? नो सर। ऐसा कोई No, sir. नियम थोड़ी है। कोई भी क्लास, आप किसी भी क्लास, कोई भी दो क्लास में आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कर सकते हो, बट वो ह्यूमन को समझना है कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या सही है। तो ये डिजाइन पैटर्न की बात है, ठीक है। आगे हम धीरे धीरे चीजों को समझोगे। तो कहने का मतलब ये था, मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा था कि इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशनशिप भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इज अ रिलेशनशिप? समझ गए ना, क्योंकि चाइल्ड क्लास इज अ टाइप ऑफ पेरेंट क्लास, दैट इज वाई। ठीक है, तो जिसको हम एक्सटेंड्स करेंगे वो पेरेंट, और जो एक्सटेंड करेगा वो चाइल्ड। इन पेरेंट और चाइल्ड के और भी नाम होते हैं, जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है। मेनली तो जनरली पेरेंट चाइल्ड आप बहुत कॉमनली सुनोगे, लेकिन और भी नाम हो सकते हैं। जैसे कि पेरेंट को हम लोग कई बार सुपर क्लास भी बोल देते हैं, ठीक है। हालांकि सुपर क्लास एकदम ऊपर वाली क्लास को बोलते हैं, लेकिन कभी कभी यूज कर लिया जाता है वर्ड, तो आप ध्यान रहे। और चाइल्ड को सब क्लास भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सुपर क्लास, सब क्लास, जो ऊपर रहेगी सुपर क्लास, जो नीचे रहेगी सब क्लास। पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोल दिया जाता है, बेस क्लास, ठीक है। और जो नीचे रहेगी उसको डिराइव्ड क्लास। तो ये कुछ नाम है। और क्या बोला जा सकता है? मेन क्लास, एक्सटेंडेड क्लास, मेन क्लास। अब ये मेन क्लास वो नहीं है कि मेन मेथड वाली, मेन क्लास मतलब कि ऊपर कौन क्लास है उसको कितने लोगों ने एक्सटेंड किया है, एक्सटेंडेड क्लास। रूट क्लास, लीफ क्लास बहुत कम यूज होता है। मास्टर क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, बहुत सारे नाम हो सकते हैं भाई, आप गूगल करोगे आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये जो तीन वर्ड हैं ये आपको जावा में दिखेगा। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ ना, अननेसेसरी क्या सब लिखना। तो डिक्शनरी का पार्ट है, आप जाएंगे सिनोनिम सर्च करेंगे कि पेरेंट क्लास को और क्या क्या बोला जा सकता है, तो मिलता ही रहेगा। तो ठीक है, पेरेंट चाइल्ड, सुपर क्लास, सब क्लास, बेस क्लास, डिराइव क्लास, ये आप इतनी बात ध्यान रखें, ठीक है। चलो भाई साहब, ये तो बात हो गई थ्योरी, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग प्रैक्टिकल पे कि इनहेरिटेंस हम कैसे करेंगे जावा में, ठीक है। तो इनहेरिटेंस करने के लिए पहले तो ये जान लें कि कितने तरीके से इनहेरिटेंस हो सकता है ना, एक थोड़ी थ्योरी तो और जाननी पड़ेगी यार। भाई टाइप्स ही नहीं पता रहेगा तो इनहेरिटेंस करेंगे कैसे? तो ध्यान रहे। आवाज नहीं आ रही है? ब्रेक हो रही है?
नो सर। एक मिनट, मेरा लैपटॉप शायद डिस्चार्ज होने वाला है, एक मिनट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं टाइप्स की, है ना। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि भाई 4 टाइप का या 5 टाइप का इनहेरिटेंस होता है, जिसमें से एक हो नहीं पाता है जावा में। देखो, पहले होता है सिंगल, या मैं सीधा पेंट में बता देता हूँ, आसान रहेगा आपको समझना। तो ये मैंने ऐड नहीं किया क्या, इधर वाला ऐड नहीं किया ना। तो एक काम करते हैं, इसको पूरा उठा लेते हैं दोबारा से। सॉरी, हुआ नहीं शायद। विंडोज शिफ्ट एस, ठीक है, और ये रिमूव करके यहीं पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने अपडेट कर दिया इसको। बाकी आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो कि नहीं आप लोग, हैंड रिटन नोट्स? मेरा तो है सर, 2 दिन का बचा हुआ है। करिए, क्योंकि अभी एडवांस जावा में 1-2 दिन पहले की बात है, एक हैं वो बोल रहे थे कि सर हमने नोट्स मेंटेन नहीं किया है, अब वीडियोस तो इतने लंबे लंबे हैं, अब भाई हमें इंटरव्यू देना है, हम रिवाइज कैसे करें, कंसेप्ट को समझ नहीं आ रहा है। पढ़ा तो सब है पर याद ही नहीं आ रहा है कि क्या कंसेप्ट कहाँ पे है, कैसे है। ऊपर ऊपर चीजें याद हैं, अब रिवाइज करने के लिए 2-2 घंटे का वीडियो देखा जाए। पता है आपको, कोर जावा रिवाइज करने के लिए 70 घंटे 80 घंटे आपको देखना पड़ेगा। देखोगे फिर 70-80 घंटे का वीडियो देखने के लिए मतलब कम से कम आपको 15 दिन चाहिए। ऐसे थोड़ी कि सारा दिन वीडियो ही देखते रहोगे। तो सर आपका नोट्स, नोट्स है। ये नहीं हो पाएगा, ये काम नहीं करेगा। ये क्या, अब 1 महीने बाद जब आप खोलोगे इस डायग्राम को तो क्या समझ में आएगा। सर बस आ जाएगा सर, थोड़ा समझ तो आ जाना थोड़ा चाहिए। मोड़ा आ जाएगा, लेकिन सर दिक्कत होगी। ऐसा भी तो कर सकते, वो कर लिया गया कि वो प्रिंट आउट पूरा निकलवा लो, उसके बाद फिर नोट्स आप उस पर लिख लो ऊपर से वीडियो से। हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि आप ये जो नोट्स है ना, ये जो रेफरेंस अपने नोट्स इजी है। वे में जो हाँ हाँ आपके हाँ हाँ, नोट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर लिख लो पेन से। करेक्ट करेक्ट। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा ले, वही हम बोले, ये तो रेफरेंस नोट है ना। ये तो ऐसा है कि यार आपको पढ़ाते समय अगर हम कुछ चीजें लिखते रहते हैं तो समझाना आसान होता है हमारे लिए, लेकिन हम बहुत कुछ ऐसी बातें बोल देते जो नहीं लिखते हैं, है ना। अब यहीं पे हमने लिख दिया है कोल्ड ड्रिंक्स, क्रॉस मार दिया, तो आप अपने वर्ड में लिख सकते हो ना कि अच्छा। इनहेरिटेंस भाई कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, हमारी सुइटेबल क्लास के बीच में इनहेरिटेंस होना चाहिए। चाइल्ड मस्ट बी ऑफ टाइप पेरेंट, अब यहाँ पे लिखे चाइल्ड इज अ टाइप ऑफ पेरेंट क्लास। तो अब हो सकता है कल को कंफ्यूजन कुछ हो, इज अ रिलेशनशिप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो, तेलुगु तमिल मराठी हिंदी इंग्लिश कन्नड़ में लिख सकते हो। अपने नोट्स की बात अलग होती है ना। अच्छा। तो अपना नोट्स, और आप एक और बता दें आपको फायदा अपने नोट्स बनाने का, जब आप हैंड रिटेन नोट्स बनाते हो ना, जब लिखते हो तो चीजें याद भी होती हैं। आप ये चीज प्रैक्टिकली करके देख लेना, आप इनहेरिटेंस के टॉप पॉइंट्स लिखना खुद, वो चीजें आपके माइंड में जाके बैठेगी। खुद से जो हार्ड नोट्स होते हैं उसे याद करना भी इजी होता है हाँ, एज बहुत कम्पेयर आसान टू होता है सॉफ्ट ना। नोट्स। जी जी जी। तो अब आपने खुद से नोट्स बनाया ना, आप पेज पलटोगे, आपको चीजें याद आएंगी बहुत जल्दी। चीजें कंसेप्ट जावा में बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए आपको मेमोराइज भी करना है। तो हैंड रिटन नोट्स बना के फिर उसका समराइज नोट्स बनाया जाता है। कल इंटरव्यू है, तो आपका ये जो नोट्स है ये तो पूरी एक कॉपी भर जाएगी आपकी मोटी वाली। तो समराइज नोट्स भी बनाया जाता है, जिसमें ये डायग्राम्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, सिर्फ इनहेरिटेंस के मतलब डेफिनेशंस हो जाएंगे, कुछ की वर्ड्स हो जाएंगे, की पॉइंट्स आप लिख देते हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल है, रियूजेबल है, एक्सटेंसिबल है, ये बेनिफिट्स लिख दोगे। कुछ की पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स में की पॉइंट्स लिखा जाता है। तो 2 नोट्स तो होना ही चाहिए आपके पास।
और ये ऐसी चीज है कि सिर्फ इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू के बाद भी काम आती है। अब चल जाए यूट्यूब पे देखें, 3-3 साल 6-6 साल एक्सपीरियंस्ड गाय का इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, ऊप से क्वेश्चन पूछ रहा है 3 साल एक्सपीरियंस बंदे से। और जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस है ना, मेरे एक दोस्त को मिला था एक बंदा 10 साल एक्सपीरियंस, तो वो बोला था कि मैंने अपने जावा का नोट्स अभी भी रखा है और मुझे अभी भी वो काम आता है, जब मेरे को जॉब स्विच करना होता है तो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ चीजें। तो ये तो लाइफ टाइम वाली चीज है। या आप अगर आप डेवलपमेंट लाइन में जा रहे हो तो ये चीजें तो आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। तो आप इसको अच्छे से बना करके रख लें। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करने जा रहे थे। आइए, इनहेरिटेंस में बेसिकली 4 टाइप, तो मतलब देखो इनहेरिटेंस जावा में क्लास में भी होता है और आगे हम एक चीज पढ़ेंगे इंटरफेस, उसमें भी होता है ना। चलो समझते हैं, पहले टाइप समझ लेते फिर वो सब बात करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो पहला सबसे पहला टाइप्स है इनहेरिटेंस का, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें हम एक पेरेंट होती है और उसकी एक ही चाइल्ड होते हैं। ठीक है, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेरेंट क्लास, पी ए पेरेंट क्लास, एक पेरेंट और उसकी एक चाइल्ड। ठीक है, या मैं इसको ए क्लास बोल दूं, नाम जरूरी थोड़ी कि पेरेंट ही आप रखो। ये ए क्लास हो गई और ये बी क्लास हो गई। ठीक है, सिंपल एकदम। दो क्लास के बीच में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करना है तो कीवर्ड लगता है एक्सटेंड्स, जो कि हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। इसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, या मैं इनहेरिटेंस नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मैं सिंगल लेवल लिख रहा हूं। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ही होगा ये, सिंगल लेवल। देन दूसरा एक होता है मल्टी लेवल, जिसमें एक हमारा पेरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसकी एक चाइल्ड क्लास हो जाएगी, है ना, फिर उसकी एक और चाइल्ड क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरेंट, ये हो गया उसका चाइल्ड, और ये कौन हो गया, पोता कि नाती। हाँ भाई, तो रिलेशनशिप भी समझना है ना। ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो भी है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। ए और सी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी है पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप। टीचर्स पेरेंट मीटिंग में दादा नहीं चल जाते हैं कभी कभी। यस सर। अब वो अलग बात है, मेरे दादा तो अलग ही टाइप के थे। वो दादा भी वीडियो में कब जाए, दादा गए और वहां पे कांड करके आ गए तो लो हो गया खेल। तो दादा उस टाइप के भी होने चाहिए, वहीं लगे पीटने विटने तो लो हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें एकदम रिश्तेदारी घुसेड़ दें कि ये मेरा साला है, ये मेरी साली है, उधर से फिर भतीजा बना दे, ऐसा नहीं होगा। ओनली पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग्स, ये चीजें आएंगी। सिबलिंग्स कब आएगा अभी हम बताएंगे। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल में कोई लिमिट नहीं है ना। अब सी का भी चाइल्ड हो सकता है, फिर उसका भी चाइल्ड हो सकता है, फिर उसका भी चाइल्ड हो सकता है। ये गोज ऑन, कैन गोज ऑन, मतलब अप टू कितने भी लेवल तक जा सकता है। बट अगर एक होगा तो सिंगल लेवल। देन आता है एक हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें एक पेरेंट होगा, उसकी 2 चाइल्ड मान लो है ना, एक हो गया और ये हो गया। 2 चाइल्ड भी हो सकती है, 3 चाइल्ड भी हो सकती है, 100 चाइल्ड भी हो सकती है ना। ऐसा कोई नियम नहीं है ना। ठीक है, तो एक ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो एक पेरेंट है, ठीक है, और उसके 2 चाइल्ड, मतलब एक से ज्यादा चाइल्ड कहने का मतलब है। तो उसको हम बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हायरार्किकल
इनहेरिटेंस। अब ये सब चीजें आप भूल जाते हैं, पता है, बाद में हम आपसे पूछेंगे तो आप भूल जाते हो, याद रखिएगा इन चीजों को। इसमें ध्यान रहे कि ए और बी में तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, ए और सी में भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिबलिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सिबलिंग्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसको सही जगह सेट कर दूं मैं। चल, एक इनहेरिटेंस हमारा होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि भाई जो भी इनहेरिटेंस आपने अब तक पढ़ा उसमें ऐसा हो जाए कि कोई दो इनहेरिटेंस आ जाए। अब इसमें देखो दो इनहेरिटेंस नहीं है। अगर आप बोलोगे कि भाई ए और बी में सिंगल लेवल है ना, सिर्फ ए बी में क्या है बताइए, सिर्फ ए बी में सिंगल लेवल, सिंगल, और ए सी में सिंगल लेवल। और क्या दो इनहेरिटेंस का मिक्सअप है या एक ही है? एक ही है। एक ही है, तो इसको हम हाइब्रिड नहीं बोलेंगे, ये अलग कैटेगरी हो गई, हायरार्किकल हो गई, ये अलग कैटेगरी हो गई। बट दो को मिक्स कर दें अगर हम, तो वो हाइब्रिड हो जाएगा। जैसे कि मैं ऐसा कर दूं कि एक ए हो गया, ठीक है, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो यहां तक तो ये तो हायरार्किकल ही हो गया। लेकिन यहां पे मैं मल्टी लेवल कर दूं, अगर ऐसा कर दूं, तो ये अब हाइब्रिड हो गया। देखिए कैसे ये हाइब्रिड हो गया, ये एक, दो और ये तीन। ठीक है, तो ये हमारा ए है, ठीक है, ए, ये मेरा है बी, और ये मेरा है सी, और ये मेरा है डी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आप बताइए कि ए बी सी इन तीनों में कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है? मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है यहाँ पे, है ना? सब लोग समझ में आ रहा है? यहाँ पे मल्टी लेवल है। और ए और सी में सिंगल। तो दो इनहेरिटेंस का मिक्सअप, मतलब कि इसी को बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसको कैसे भी मिक्स करवा सकते हो आप, यहाँ पे इसकी भी एक चाइल्ड यहाँ बना सकते हो, इन दोनों की भी चाइल्ड यहाँ दो बना सकते हो, या सी की एक चाइल्ड बना सकते हो, या ए की भी एक और बना सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हाइब्रिड। अब एक इनहेरिटेंस ऐसा होता है जो जावा में नहीं होता है, उसके बाद हम आज नहीं करेंगे, अगर उसमें हम घुसे ना तो बहुत टाइम चल जाएगा, 9 साढ़े 9 बज जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इतने का स्क्रीनशॉट लगा लेते हैं। एक और इनहेरिटेंस होता है जो हम लोग अपने अगले सेशन में बात करेंगे। हाँ, पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। मान लीजिए इस ए क्लास के पास एक मेथड है, मान लो दो मेथड है, एक या तीन मेथड मान लो, चलो एक, दो और तीन। ठीक है, तीन मेथड ए के पास है, आपने बनाया है, और बी क्लास खाली है, तो क्या बी क्लास के पास ये तीनों मेथड होंगे? अच्छा। यस। होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंट के पास 3 मेथड्स हैं, है ना, तो चाइल्ड के पास भी वही सेम 3 मेथड अवेलेबल हो जाएंगे इनहेरिटेंस की मदद से। इसी तरह ए के पास मान लीजिए 3 मेथड है, तो यही 3 मेथड इनहेरिट होके बी के पास आ जाएंगे। ठीक है, और बी से फर्दर वो इनहेरिट होके वो 3 मेथड सी के पास भी आ जाएंगे। देखो मतलब कितना फायदा हुआ ना, बनाया हमने मेथड एक ही बार, कोड लिखा एक बार, मतलब लेकिन कितने क्लास में वो यूज हो रहा है, बी में भी, सी में भी, डी ई एफ कितने भी, एक बार लिखते हैं उसको रीयूज करते हैं। इसी तरह यहां पे बताइए, अगर 3 मेथड इसके पास है तो बी सी दोनों के पास होगा तीनों मेथड? अच्छा। जी सर। हाँ, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सवाल बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए के पास 3 मेथड है, ठीक है, बी के पास 2 मेथड है अपने बनाए हुए, 3 मेथड हमने इसमें बनाया है, 2 मेथड इसमें बनाया हुआ है।
तो आप मुझे बताइए डी के पास कितने मेथड होंगे? 5। 5 मेथड होंगे। 3 इसका, अच्छा बी के पास भी ये 3 वाला इनहेरिट होके आएगा, यस सर। जी है सर। ना? तो बी के पास भी पहले तो 3 मेथड पापा का आ जाएगा और 2 अपना। 3 पापा का, 2 अपना। जमीन जायदाद में भी तो ये होता है, 1-8 बीघा खेत मिल गया, बाकी अपना फ्लैट भी है, जॉब वॉब किए ले लिए हैं, तो अपना मटेरियल भी होता है, अपना फोन है, अपना बाइक है, प्लस में पापा की प्रॉपर्टी मिल रहा है। ठीक है, तो 3 मेथड पापा का, 2 अपना, और ये फिर पोता पैदा हुआ, इसका सब रहेगा चौड़ में एकदम, दादा के खेत में घूमेगा, बाप का भी माल। तो इसके पास टोटल 5 मेथड होगा, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस वर्क, ये सब हम प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि टाइम की कमी हो गई है हमें पास, नहीं तो प्रैक्टिकली सारी चीजें अभी करेंगे अगले सेशन में। अभी थ्योरी हम लोग सारी समझ लें, बट सी जो होगा, अभी हुआ क्या, ये जो पापा हैं इसके 2 बेटे थे, एक ने कमाई धमाई करी और 2 मेथड मतलब कुछ खरीद लिया, ये तो नल्ले बाजार हैं, तो ये तो पापा पे ही भाई मतलब डिपेंडेंट है, तो इनके पास 3 ही रहेगा ना। सिबलिंग क्या अपनी चीज देता है? अरे मैगी बांट बांट के छीन लेता है, सब सामान नो देगा, सर। है ना? तो ऐसा मत सोचिए इसके पास 2 है तो इसके पास भी 5 हो जाएगा, नहीं, सिर्फ पेरेंट की चीजें आएंगी। तो पेरेंट के पास 3 है तो इसके पास 3, इसकी पे 3 मिल गए, बाकी ये 2 इसके अपनी अपनी कमाई है भाई साहब, इसका जो छुटकू है सब। तो ये 4 जो इनहेरिटेंस है, ये जावा के अंदर थ्रू क्लास पॉसिबल है, जिसको हम लोग अगले सेशन में बनाएंगे, इसके कोड लिखेंगे हम लोग, ठीक है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा, एक ऐसा इनहेरिटेंस जो जावा में, मतलब जावा में होता है बट क्लास के थ्रू नहीं होता है, जिसपे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उस पर बात करेंगे। फिर बहुत सारी बातें, मैं क्या क्या बताऊं आपको अभी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, जितनी चीजें हो गई हैं रिवाइज कर लीजिएगा।